हाय एवरीबॉडी वेलकम बैक सर। हमारे स्टैंडर्ड्स की जर्नी को थोड़ा सा और आगे ले जाओ और जल्दी से खत्म करा दो। खत्म करने के बीच में ना हमें क्या करना पड़ता है, अकेले मेरे दम पे काम चलता होता तो मैं पूरा ऑडिट यूं ही कर देता, लेकिन कुछ ऐसी एंटिटीज का ऑडिट मुझे मिल जाता है जहां पे मैं अकेला कभी कभी क्या नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता। अप्रोप्रिएट तो हो सकता हूं लेकिन मैं अकेला सफिशिएंट नहीं हूं। मुझे किसी न किसी के और के काम की जरूरत पड़ेगी। मुझे एक हैंडी पर्सन चाहिए होगा जो कहीं ना कहीं मेरे को वो दूर की रिश्तेदार वाली कंपनी जो है, इस कंपनी की जो मेरी कंपनी है उसका ऑडिट करके मुझे दे दे। उसके वर्क को मुझे यूज करना है और उसके दौरान मेरे को दो क्या है, मेरे स्टैंडर्ड्स के अंदर दो प्यारे प्यारे से स्टैंडर्ड्स हैं। जो एक तो बिल्कुल डायरेक्टली उसे हिट करता है, उसका नाम होता है क्या सर, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर और अनदर ऑडिटर। तो कहीं ना कहीं सर मुझे अनदर ऑडिटर का अगर वर्क यूज करना हो तो उसको कैसे यूज किया जाता है, किस लेवल तक यूज करना है, उसके दिए गए जो मुझे वो ऑडिट एविडेंसेस देगा उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, क्या प्रोसीजर अप्लाई करूंगा, क्या आंखें मीच के उसकी बातें मान लूं या मुझे कुछ देखना भी पड़ेगा। ये सारी बातें करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड दिया गया है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि अगर कभी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ कि आपको किसी कंपनी की कोई कंपोनेंट का क्या करना पड़े, ऑडिट करना पड़े, आप उसके ऑडिटर हो, आप जाके कर सकते हो तो डेफिनिटली कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो, आपके पास बहुत बड़ी उनकी 6-7 एंटिटीज हैं और एक सब्सिडरी, एक होली ओन्ड सब्सिडरी, एक एसोसिएट है, एक जॉइंट वेंचर है, अगर ऐसा कुछ है, लेकिन आप तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने वाले हो, तो आप तो कंपनी के प्रॉपर ऑडिटर हो। ऐसे वाले केस में वो कहता है कि आपको यूज करना पड़ेगा अनदर ऑडिटर का वर्क, और वो कैसे करना है, किस लेवल तक करना है, ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। हमारा प्यारा सा स्टैंडर्ड है, बहुत छोटी-छोटी सी बातें करते हैं, छोटा सा स्टैंडर्ड है, हेल्पिंग स्टैंडर्ड के तरह से यूज करा जाता है और आपको कहीं ना कहीं पार लगा देता है आपके ऑडिट के अंदर। चलो और जल्दी से सीखते हैं इसमें सर, क्या हमें बहुत सारी चीजों को जो आप पढ़ाओगे पढ़ना है? नहीं, मैं जितनी बातों को सिर्फ मार्क करके बोलूंगा, आपको सिर्फ उतनी बातें कहीं लिख लेनी है या अपने नोट्स में है तो उसे मार्क कर लेना। उसके अलावा आपको एक भी वर्ड इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, टाइम सेव करना है, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ना है, पेपर में उसी में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सर ये कहीं ना कहीं जो आपका स्टैंडर्ड है, आपको पेपर में यूजुअली 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद किसी एक अटेम्प्ट में हिट होता हुआ दिखता है। और खुदा ना खास्ता काफी टाइम्स में पीछा देखूं तो मुझे नहीं लगता कि 299 और 610, ये जो दो स्टैंडर्ड्स हम बात करेंगे, पहले हम 600 की बात करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको लास्ट कुछ एग्जाम्स में आपको क्या हुआ, हिट हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 26 में से इन दोनों में से एक तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो सर अच्छे से कर लें, बिल्कुल। चलो सर, अब आता है, पहले तो सीखते हैं अगर हमने ब्रांच ऑफिसेज का ऑडिट करना है। अभी 600 शुरू होगा, इससे पहले थोड़ी बहुत ही बातें कर लेते हैं बेसिक वाली। सर क्या, अगर आपका अगर हमें देखना है कि ब्रांच ऑफिस का अकाउंट्स हमने देखना होता है ऑडिट करने के लिए, तो पहले तो सिंपल सी बात समझेंगे, जो बातें मैंने बोली हैं बस उतना याद रखना है। हमारे लॉ के अंदर सर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन है बहुत प्यारा सा, जिसका नाम है, क्या सेक्शन का नाम है सर? सेक्शन का नाम है हमारा सर 128। तो जो हमारा 128 का सेक्शन है ना सर, वो सिंपल सी बात बोलता है कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप होते हैं ना, जिसे बीओए बोलूंगा मैं आगे से, तो सर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो दोनों एक ही चीज कहती है, क्या? वो ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर बुक्स ट्रू फेयर व्यू नहीं होंगी तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ट्रू एंड फेयर नहीं होगी, तो ऑडिटर ट्रू एंड फेयर के अलावा तो काम ही नहीं कर सकता। तो बुक्स एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या व्यू देने चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए। बहुत बढ़िया। दूसरा, वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस बनी होनी चाहिए। ये तो हमारे को कौन सिखाता है? हमारा शेड्यूल 3 सिखाता है, हमारा अकाउंट सिखाता है। और तीसरा, ये भी हमारा अकाउंट सिखाता है क्या, कि जो भी आप एंट्री करो वो अक्रूवल बेसिस पे होनी चाहिए। मतलब आपको अकाउंटिंग किस बेसिस पे करनी है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे करना है। ये क्या बातें याद रखनी है? बस इतनी सी बातें याद रखनी है। पहला, ट्रू एंड फेयर व्यू होने चाहिए, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। बढ़िया। आपकी बुक्स डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे बनी होनी चाहिए और एक्रूवल बेसिस पे बनी होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। सर ये जो बुक्स है इसे रखना कहाँ पे है? कंपनी को इस बुक्स को कहाँ रखना पड़ता है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर रखना पड़ता है। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और प्लेस पे है, कंपनी के अंदर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को 7 दिन के अंदर अंदर, क्या चीज, आपकी फुल एड्रेस जहां पे अपनी बुक्स रखी है अदर देन योर रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखते हो, जो आपका ऑफिस है, तो बहुत बढ़िया। अगर आप उसकी जगह कहीं और रखना चाहते हो, क्या मना है? बिल्कुल मना नहीं है, कहीं भी रखिए। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ पैरामीटर चूज करते हैं तो ध्यान रखिए, आरओसी को बता देना 7 दिन के अंदर अंदर फुल एड्रेस जहां पे आपने अपनी बुक्स को क्या करा है, रखा हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद क्या ये सर हमारे को सिर्फ मैनुअल फॉर्म में रखनी पड़ती है, रजिस्टर वगैरह की फॉर्म में? नहीं, आप इसको किस फॉर्म में रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहो तो भी रख सकते हो। आरओसी को इन्फॉर्म करना कि इसके में जरूरी है, बिल्कुल। अगर वो कहीं पे होगा तो आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, अगर आपने इसको रख रखा है तो यस, अगर नहीं रख रखा तो जहां पे भी प्लेस पे वो आरओसी के तक पहुंच जानी चाहिए। डन सर। सो सर इस वाले पूरे पैराग्राफ में से अगर मैं बात करूं तो क्या इतना पॉइंट याद रखना है? बस इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है सर। उसके बाद सर, अब सर जो ब्रांच होती है, ब्रांच क्या करती है? ब्रांच वाले को क्या करनी पड़ती है? अपने सेंड करनी पड़ती है प्रॉपर समराइज रिटर्न। अब जो भी ब्रांच की रिटर्न्स वगैरह होंगी, जो ब्रांच ने भरी होंगी, जो भी ऑडिट के लिए जरूरी है, अब वो ब्रांच है तो किसी की ब्रांच ही, तो मेरी मेन कंपनी का अगर ऑडिट हो रहा होगा तो उसके ब्रांच के साथ क्या हो रहा है, कौन सी रिटर्न्स जा रही हैं, उसका इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है, ये सारी बातें मेरे ऑडिट के लिए जरूरी होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल सर, आपके लिए जरूरी होंगी। तो ब्रांच को क्या करना पड़ता है? समराइज रिटर्न्स को भेजना पड़ता है पेरियोडिकली टू द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहता है भाई देखो ऐसा है, जब मेरे पास ऑडिटर आएगा ना, वो मेरे से ब्रांच के बारे में पूछेगा, तो तुम ऐसा करना, जो जो भी तुम रिटर्न्स वगैरह हो ना, समराइज
समराइज्ड फॉर्म में मुझे क्या करते रहना, भेजते रहना, जब जो भी तुम एक्टिविटी करते हो मुझे साथ साथ में उसका रिकॉर्ड भी भेजते रहना, ताकि मेरे पास भी तुम्हारी पूरी ब्रांच का क्या रहे, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहे, समराइज रिटर्न्स रहनी चाहिए, मैं ऑडिटर को वही प्रेजेंट कर दूंगा। यस और नो? यस सर। सर इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। चलो अब क्या कहता है सर, अब ब्रांच ऑडिट का ऑडिट फॉर, तो सर जो ब्रांच ऑडिट होता है, ब्रांच ऑडिट उसका ऑडिटर कौन हो सकता है, उसका ऑडिटर कौन होगा ब्रांच ऑडिट का? क्या वही ऑडिटर होगा जो कंपनी का ऑडिटर होता है? बिल्कुल हो सकता है सर। कंपनी का ऑडिटर तो हमेशा ब्रांच का ऑडिटर हो सकता है। अगर वो जाके कर सकते हैं तो बेस्ट है, जाके कर लो। एक ही ब्रांच आप कहते हो मैं ही जाके कराऊंगा, बहुत बढ़िया है। या फिर एनी अदर क्वालिफाइड पर्सन, कोई और क्वालिफाइड पर्सन भी हो सकता है, मतलब कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप हायर कर सकते हो, उससे करवा के, और ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, और जो भी इसको क्या करना होगा, पैरामीटर यूज करना होगा उस ऑडिटर का, उस केस में ये उसे क्या ले लेगा, उसका वर्क यूज कर लेगा। लेकिन ये वर्क यूज कैसे करेगा ये भी सिखाएगा नीचे कौन, 600 का स्टैंडर्ड। तो यहां से आया था। ब्रांच बोलती है कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ लॉ के अंदर कि आप वही वाला ऑडिटर आके करेगा, मैं तो कोई और हायर कर लूंगी। तो अगर आप कोई और हायर करना चाहते हो क्वालिफाइड पर्सन तो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना ऐसे 600 लगाना पड़ेगा, और जो जो मेरे को जैसे जैसे चाहिए होगा मैं वैसे वैसे कर लूंगा। क्लियर है? यस सर। अगर सर ब्रांच किसी बंदे की इंडिया में ना हो के आउटसाइड इंडिया है, उसका हेड ऑफिस इंडिया में लेकिन उसकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, तो क्या होगा? तो भी क्या कंपनी का ऑडिटर कर सकता है? बिल्कुल कंपनी का ऑडिटर करेगा। आप मुझे भेजो बार, मैं चला जाऊंगा करने के लिए। तो क्या सेम कंपनी का ऑडिटर बन सकता है? उसका ऑडिटर बन सकता है। और एनी अदर पर्सन भी बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन याद रखना, अगर वो आउटसाइड इंडिया का बंदा है, वहां का बंदा हायर करके ऑडिटर लेके आओगे, तो उसके लॉ के हिसाब से लेके आना, मतलब एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का लॉ लगेगा, उसके हिसाब से वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तब मान लेंगे कि वो क्वालिफाइड है और वो उसको ऑडिट कर सकता है। क्या क्लियर है? क्या दोनों के ऊपर ऐसे 600 लगता है? बिल्कुल दोनों के ऊपर ऐसे 600 लगता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हुई सर? बहुत अच्छे से। तो सर ब्रांच ऑडिटर को क्या बोला जाता है? ब्रांच ऑडिटर है, तेरे को समझ आना जाना चाहिए, अगर वो किसी क्वालिफाइड पर्सन को लेके आ रहे हैं और तेरा नाम मैं आपसे दे रहा हूं ब्रांच ऑडिटर, तो अगर तू उस ब्रांच का ऑडिटर है तो तेरे को सबमिट करनी है क्या, रिटर्न अपनी, किसको? कंपनी के ऑडिटर को। जो भी तो रिटर्न वगैरह होगा वो क्या करेगा, तो सबमिट करेगा कंपनी के ऑडिटर को, बताएगा उस कंपनी के बारे में जो भी तेरे को मिलेगा, इंक्लूडिंग एनी फ्रॉड रिपोर्टेड इन द ब्रांच। तो अगर कोई भी ब्रांच में कोई भी फ्रॉड वगैरह होता, तो हमारा बहुत ज्यादा पर्टिकुलर लॉ है 143(12), जो हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, वो फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग करने को प्रॉपरली बोलता है। तो अगर तुम्हें लॉ के अंदर रिपोर्ट ही नहीं करनी है सिर्फ, लेकिन तुम्हें अपने ऑडिटर, जो कंपनी का ऑडिटर है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा उस कंपनी का, उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ब्रांच में कोई फ्रॉड नजर आया, इसकी रिपोर्ट भी मैं आपको अटैच करके भेज रहा हूँ। तो कहने का क्या मतलब है, ब्रांच ऑडिटर को सारी रिपोर्ट, जो भी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी मैटर होता है, वो सारा का सारा किसको भेजना होता है? कंपनी ऑडिटर को भेजना होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? दंडनाटन। इतनी बातें आप लोगों को याद रहनी है, कहां तक कि जो ऊपर ब्रांच का हमने केस पढ़ा। इसके अलावा सर कुछ याद रखना है, एक बहुत छोटा सा पॉइंट, क्या जो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, क्या सर, जो ब्रांच ऑडिटर होता है उस वो भी तो वर्किंग पेपर्स बनाता होगा। अगर उसने फ्रॉड पकड़ा है तो उसने भी तो कुछ वर्किंग पेपर्स बनाए होंगे, उसने भी तो प्रोसीजर फॉलो करे होंगे, उसको भी तो 230 एप्लीकेबल होता होगा, वो भी तो सीए है, बिल्कुल होता होगा। तो 230 क्या बोलता था कि किसकी जो हमारा वर्किंग पेपर्स होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? सर ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं। अब प्रिंसिपल ऑडिटर कहता है, जो कंपनी का ऑडिटर है स्टैट्यूटरी वाला, वो कहता है ला मेरे को अपने वर्किंग पेपर्स भी दे दे, तू मेरे को नहीं मना कर सकता क्योंकि मैं कंपनी का ऑडिटर हूं, तू ब्रांच का ऑडिटर। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों सीए हैं और हम दोनों के ऊपर 230 अप्लाई होता है, और अगर हम दोनों ऑडिटर हैं तो हम दोनों की जो वर्किंग पेपर्स होंगे वो हमारी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होंगे। इसलिए मैं ऑबलाइज नहीं हूं तेरे को देने के लिए, लेकिन अगर मैं देना चाहता हूं तो क्या उसे वो शेयर कर सकता है? अगर उसे लगता है वो जरूरी है तो वो वाले पैरामीटर्स में या लॉ या रेगुलेशन लेके आती है पिक्चर में, तो डेफिनेटली कर सकता है, अदरवाइज उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो मतलब नो ऑब्लिगेशन एज द प्रॉपर्टी, क्योंकि 230 क्लियर, इस मामले में बहुत क्लियर है कि वर्किंग पेपर सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो ब्रांच का ऑडिटर हो, चाहे वो किसी और का ऑडिटर हो, कोई कुछ मैटर नहीं करता। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सर? क्लियर है। चलो जी। यस। यहां तक तो सर हमने जल्दी से जल्दी कर लिया। तो सर अब आगे क्या करें? अब क्या करना है? अब खत्म करते हैं अपना स्टैंडर्ड। अब सर हमारा सिंपल सी कहानी, हम वहां पे पहुंच गए क्या, कि हाँ भाई ब्रांच ऑडिटर यूज किया जा रहा है। अगर ब्रांच ऑडिटर यूज किया जा रहा है तो एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे उसका वर्क को क्या करना पड़ेगा, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, मुझे उसके वर्क को भी क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो अब इसको मैं सिखाऊंगा यहां से। सर कहां से? ये सारे पॉइंट्स यहीं पे लिखे हैं, तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, ठीक है सर? ठीक है, सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, आ जाओ मेरे साथ साथ जल्दी से। सर अगर आपने अनदर ऑडिटर भी बोल सकते हैं, अदर ऑडिटर भी बोल सकते हैं, अगर उसका यूज करना है तो हमारे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ये वाला बस पैरा पढ़ लिया तो खत्म, पूरा स्टैंडर्ड यहीं पे है। इसको मेरे साथ साथ लिखना है तो लिख लेना, वरना पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, वट एवर यू विश। सर जल्दी तभी होगा आपका, ठीक है सर? सर पहला क्या कहता है? पहला पॉइंट सिंपल से उसने बात बोली क्या, जैसे ही दो ऑडिटर आपस में मिले तो उन दोनों के बीच में प्रॉपर रैपर्ट होनी चाहिए। ये वर्ड बहुत प्यारा सा लिखा इन्होंने, इसलिए इसको हमें याद रखना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रैपर्ट का मतलब क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप और कोऑर्डिनेशन, मतलब एक प्रॉपर रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों मिलकर अगर एक ही कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, तो ऑडिट ऑडिट क्या हो पाएगा, बेटर ऑडिट हो पाएगा, बेटर प्लानिंग से हो पाएगा, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से अपनी वो जो एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इसलिए एक वर्ड, जो एक लाइन याद रखनी है, क्या, प्रॉपर रेपर्ट होना चाहिए बिटवीन द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड द अदर कंपोनेंट का कोई भी ऑडिटर हो उसके बीच में। क्या क्लियर है? यस सर। फिर प्रिंसिपल ऑडिटर के पास सिंपल सी बात कही गई है कि राइट होता है विजिट करने का। अब देखो, अगर आप किसी और ऑडिटर से ऑडिट करा भी रहे हो, क्या बोलोगे
बोलो कि ब्रांच ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, तो कंपनी ऑडिटर तू ब्रांच में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जो मैं कंपनी का ऑडिटर हूँ, मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ, मेरे पास पूरा का पूरा राइट रहता है। इफ आई वांट टू विजिट द ब्रांच एनी टाइम मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। विजिट द कंपोनेंट, और अगर मैं चाहूं तो एग्जामिन कर सकता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच। अगर मैं चाहूं तो मैं फिर भी क्या कर सकता हूं, इवन इफ उसके पास क्या है, ब्रांच ऑडिटर होगा भी तो भी मैं चाहता हूं तो मैं एग्जामिन कर सकता हूं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे को वहां पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये दो मेरे पास राइट होते हैं, विजिट करने का और एग्जामिन करने का। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, राइट की बात हमारी क्लियर हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, राइट हमारे पास दो है, विजिट करना, एग्जामिन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स करना, चाहे ब्रांच ऑडिटर हो भी तब भी राइट है, बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। अब क्या आता है? अब आता है इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस बढ़े जा रही है पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, चलो सर, नॉर्मली जो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है ना, वो हमेशा माना जाता है कि वो रिलाय करता है किसके ऊपर? क्योंकि दूसरे ऑडिटर के वर्क के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उसके ऊपर शक करोगे कि यार वो तो ब्रांच का ऑडिटर है, पता नहीं वो कैसा ऑडिट करेगा, ऐसा नहीं है। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको भी सारे स्टैंडर्ड्स पता है, उसको भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स पता है, उसको सब एरियाज पता है, रिपोर्टिंग कैसे देनी है, क्या चेक करना है, क्या रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट होती है। आप ये मत समझिए सिर्फ आप ही होंगे, उसको भी इनफ नॉलेज है, आप कभी भी उसके ऊपर शक नहीं करते। एज अ सीए आपस में कौन होते हैं? भाई भाई होते हैं। तो आप कभी भी क्या नहीं करोगे? शक नहीं करोगे, हमेशा क्या करोगे? रिलाय करोगे। तो इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिलाय। प्रिंसिपल ऑडिटर शुड ऑलवेज रिलाय किसके ऊपर? अपॉन द वर्क परफॉर्म्ड बाय द अदर ऑडिटर। सर करेगा ही करेगा, अनलेस अनलेस अब ऐसा जरूर हो सकता है कि कभी कभी आप और उसकी थिंकिंग, या आप और उसको जो आपका तरीका है करने का, या आपको लगता है यहाँ ज्यादा होना चाहिए तो उसने कम करा है। अनलेस देयर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अगर आपको लगता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के केस में आपको लगता है कि यार मुझे रिलाय नहीं करना चाहिए, तो क्या? विच रिक्वायर्स द ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू गेट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाई, कहीं ना कहीं वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए ना मुझे ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट अदर ऑडिटर वर्क इज एडिक्वेट और नॉट। आपको उसके काम के ऊपर अगर कभी भी लगता है कि वो एडिक्वेट तरीके से उसने नहीं किया, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, और आपको ऐसा लगता है, तो आपको लगता है कि मुझे कोई ना कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इससे जो वो कर रहा है उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। मतलब सर सिंपल सी बात कही है, रिलाय करना है तो रिलाय जरूर करना चाहिए, अनलेस कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जिसमें आपको लगता हो कि क्या कहीं ना कहीं उसका काम एडिक्वेट नहीं है, उसके लिए फिर आप क्या करते हो? कहीं ना कहीं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, जिससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए, ये कहने का कि हाँ उसने जो काम किया वो एडिक्वेट था या नहीं था। यस और नो? यस सर। तो सर अब उसके लिए क्या ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए? तो यही वाला एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है, और यहीं पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन कि सर कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए? कौन परफॉर्म करेगा? प्रिंसिपल ऑडिटर। याद रखना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑडिटर को उसके काम पे क्या नहीं हुआ? रिलाय नहीं हो, उसे एडिक्वेट नहीं लग रहा, तो ये प्रोसीजर कौन एडवाइस कर रहा है? ये प्रोसीजर प्रिंसिपल ऑडिटर एडवाइस कर रहा है किसको? ब्रांच ऑडिटर को। ठीक है सर, क्या कर रहा है? एडवाइस। मैंने एडवाइस पर फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों पॉइंट एडवाइस वाले ही हैं। चलो सर ठीक है, सिखा दो। एडवाइस करना है अदर ऑडिटर को ऑन द यूज ऑफ हिज वर्क। तो पहले आप अदर ऑडिटर को बोलते हो भाई देख ऐसा है, मैं तेरे को एडवाइस करता हूं कि मैं तेरे काम का यूज कैसे करने वाला हूं। मतलब मुझे तेरा काम है वो मेरी रिपोर्ट में किस तरीके से यूज होगा, मैं तेरा क्या क्या एरिया यूज करूंगा, वो तेरी कौन कौन सी रिपोर्ट्स को यूज करूंगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बनाते हुए। तो सबसे पहले आप उसे बताते हो कि मैं तेरा काम कितने लेवल पे यूज करने वाला हूं, ताकि उसे पता हो कि उसके काम की कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो इसलिए उसको पहले एडवाइस करना जरूरी है, ताकि उसे पता हो कि मैं किस लेवल का इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, और अगर उसका काम गलत हो सकता है तो मेरी रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। तो मैंने क्या करा? एडवाइस करा उसको कि तेरा रिपोर्ट कैसे वर्क करूंगा, एंड तेरी रिपोर्ट कैसे यूज करूंगा। तो वो जो भी मुझे वर्क देगा और जो भी मुझे रिपोर्ट देगा, हमने बात करी थी, पर वो रिपोर्ट शेयर करता है, तो वो जो रिपोर्ट देगा मैं उसे कैसे यूज करने वाला हूं। एंड ये जो कोऑर्डिनेशन होता है इन दोनों के बीच में कि भाई तेरा वर्क मैं कैसे यूज करूंगा, तेरे को किस लेवल पे काम करना है, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, ये सारा वर्क कहां पे होता है? प्लानिंग स्टेज के अंदर होता है। जब ऐसे 300 के अंदर आप प्लानिंग कर रहे होते हो और आपको पता चलता है कि ब्रांच ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे आप ब्रांच ऑडिटर के साथ रैपट बनाते हो, एक क्लोज रिलेशनशिप बनाते हो, कोऑर्डिनेशन बनाते हो कि भाई देख ऐसा है, जो तू काम करके देगा, जो तेरा वर्क होगा, जो तेरी रिपोर्ट होगा, वो मेरे काम के लिए कितनी यूजफुल होगी, मैं तेरे को अभी बता देता हूं। ये हमने कब बताया उसको? प्लानिंग स्टेज पे बताया। तो सर जो हम प्लानिंग करते हैं उसके अंदर इन्फॉर्म करते हैं ऑडिटर को कुछ मैटर्स। अब प्लानिंग के टाइम पे ऑडिटर को क्या, अदर ऑडिटर को क्या बताया जाता है? वो जो ब्रांच का ऑडिटर उसे क्या बताए जाते हैं? कुछ मैटर बताए जाते हैं। दैट कौन कौन से मैटर सर उसे बताए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पहले नंबर पे वो वाले मैटर जहां पे उसे बताता है प्रिंसिपल ऑडिटर की देख भाई, इन मैटर्स के ऊपर तेरे को स्पेशल कंसिडरेशन देनी है, यहाँ पे तेरे को अच्छे तरीके से देखना है, अलर्ट रहना है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना, और जितना हो सके मैक्सिमम एरिया को चेक करना। मतलब कहीं ना कहीं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना। क्यों होगा ऐसा? आप खुद समझो, आपकी ब्रांच है, तो ब्रांच वाली बात हमने भी 550 का स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं, तो वही वाली बात होगी ना, मेरा किसी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना या कंट्रोल होना या कॉमन की मैनेजमेंट होना या कॉमन यूजर होना, वो वाली बातें करी या नहीं करी? वही कहानी यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा
एरिया निकल के आता होगा, कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स निकल के आती होंगी। तो उसी चक्कर में उसे बोला क्या, स्पेशल कंसिडरेशन देना, मतलब या ये लिखा नहीं है इसलिए आपको लिखना नहीं है, लेकिन सिर्फ रेफरेंस के लिए याद रखने के लिए क्या, ये बोला कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें मिलेगी तेरे को जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो सकती हैं, उसके ऊपर तेरे को स्पेसिफिक कंसिडरेशन देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जरूर होगी, वो इसकी ब्रांच है। ठीक है सर। फिर प्रोसीजर बताया उसको कि भाई तू, मैं तेरे को प्रोसीजर बताता हूं, तेरे को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या कुछ भी इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शंस, बिल्कुल वही बोला, मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को तूने देख लेना कि इन्होंने कैसे तूने आइडेंटिफाई करना है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो नहीं है। रिलेटेड पार्टी को क्या लिखा, इंटर कंपोनेंट, मतलब एक दूसरे कंपोनेंट में आना जाना जो इन्होंने करा है, इसने अपनी ब्रांच को दिया, ब्रांच ने इसको दिया, ब्रांच ने किसी और सब्सिडरी को दिया, सब्सिडरी ने फिर इसको दिया। वो जो एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात करी थी, याद है हमने, कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी ना ढूंढ पाए, कि वो नॉर्मल वाली ट्रांजेक्शन नॉर्मल ना होते हुए भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लगे, याद है ना, वो 3.550 रिवाइज करा दिया मैंने तुम्हें जल्दी से। यस सर, याद आ गया। तो मतलब पहले बोला कि प्रॉपर पहले तेरे को ये वाले एरिया देख लेना जहां तेरे को स्पेसिफिक कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, मतलब कुछ भी ऐसी जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लगे। फिर मैं तेरे को उसका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर भी बता देता हूं, जिससे तेरे को इंटर रिलेशन जो इंटर डिपार्टमेंट होंगे, कंपोनेंट ट्रांजेक्शन होगी, वो पता चल जाए। क्योंकि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना कि उसका डिस्क्लोजर हुआ हो। अरे भाई, हमारा इंडिया 24 और 550 किस बात पे फोकस कर रहा था, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वही बात इन्होंने यहां लिखी है। और तीसरा कह रहा है भाई टाइम टेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, और ये भी ढूंढ लेना कि इसको ढूंढते ढूंढते इतना मत लेट हो जाना कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट हिल जाए। तो मतलब टाइमली कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट को मेरे पास भी तेरे को भेजना है, इस बात का भी याद रखना। ये तीन बातों से वो कब सिखा रहा है, प्लानिंग के स्टेज के ऊपर। ठीक है सर। तो मतलब ऐसे 300 के अंदर जब ब्रांच ऑडिटर पता चलता है कि ब्रांच ऑडिटर को ब्रांच का ऑडिट ब्रांच ऑडिटर से कराना है, उस टाइम पे प्रिंसिपल ऑडिटर उसे क्या कहता है, देख भाई मैं तेरे वर्क का पहले एडवाइस करता है कि तेरे वर्क का कितना बड़ा रोल है मेरी रिपोर्ट के अंदर, और तेरी रिपोर्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो भी मैं अटैच करूंगा। ठीक है सर। उसके बाद उसे समझाता है क्या, उसके बाद उसे कहता है कि भाई देख ऐसा है, ये जो हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, प्लानिंग स्टेज पे कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना। क्या ऐसे कुछ एरिया जो स्पेसिफिक कंसिडरेशन मानते हैं, उनको स्पेसिफिक कंसिडरेशन लगेगी जो तेरी, वो तो अलर्ट रह के देख लेना, कुछ भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाला। सेकंडली, एक चीज पे तेरे को पक्का फोकस करना है, क्या उसका प्रोसीजर मैं तेरे को बताता हूं जो तेरे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। क्या चीज, इंटर डिपार्टमेंट या इंटर ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप्स को तेरे को पता लगेगा, जो इंटर कंपोनेंट तेरे ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही होंगी। ठीक है सर। इंटर डिपार्टमेंट मतलब इंटर कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन, और जो जिसके लिए तेरे को क्या चेक करना है, उसका डिस्क्लोजर चेक करना है। और तीसरा, इतना लेट मत हो जाना अपनी रिपोर्ट देने में कि मैं अपनी रिपोर्ट ना बना पाऊं, मतलब टाइम टेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। एक तो एडवाइस वो देता है ये, फिर दूसरी एडवाइस एक और देता है। दूसरी एडवाइस का देता है, एडवाइस करता है अदर ऑडिटर को सिग्निफिकेंट, अरे भाई वो भी तो एडवाइस करेगा ना कि देख भाई ऐसा है, 220 का स्टैंडर्ड ना हम सबके ऊपर बैठा है, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, तेरे ऊपर भी है, तू भी तो ऑडिटर है। बिल्कुल। तो उसीलिए ध्यान रखना, जैसा भी तू ऑडिट करे वैसा ही ऑडिट करना, क्या जिसमें तू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंट ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करे। मतलब कहना क्या चाहता था, एएफआरएफ के हिसाब से ऑडिट करना, अगर इंडिया 24 जैसे डिस्क्लोजर मांगता है वैसे ही ढूंढ के लेके आना। फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को मत भूल जाना, फिर अपनी लॉ की रिक्वायरमेंट को मत भूल जाना, जो लॉ करने को बोलता है वैसे ही ऑडिट करना है। ऐसा कुछ भी रिपोर्ट, अगर तो फ्रॉड रिपोर्ट करने को बोलता है लॉ, तो फ्रॉड को रिपोर्ट तेरे को करना है, छुपाना नहीं है। तो ये सारी बातें तो कहीं ना कहीं 220 से रिलेटेड होकर बातें निकल के आ जाती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। यहाँ पे आपका क्या एंड हो जाता है, आपका ऑडिट प्रोसीजर एंड हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं सर 600 के अंदर क्या क्या बातें याद रखने वाली है, पहला, एक प्रॉपर रेफर्ट होना चाहिए, किसके में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन किसके बीच में, प्रिंसिपल ऑडिटर एंड कंपोनेंट ऑडिटर के बीच में। दूसरा, प्रिंसिपल ऑडिटर के पास सारे के सारे राइट होते हैं, उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, वो विजिट भी कर सकता है और एग्जामिन भी कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तीसरा, नॉर्मली प्रिंसिपल ऑडिटर को हमेशा उसके काम के ऊपर रिलाय करना ही करना चाहिए, अनलेस उसके पास कोई स्पेसिफिक कोई भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें उसे लगता है कहीं ना कहीं मुझे ऑडिट प्रोसीजर लगा के क्या चेक कर लेना चाहिए कि इसने अपना काम एडिक्वेट तरीके से करा या नहीं करा। उसके लिए वो क्या करता है, वो प्लानिंग स्टेज के अंदर ही क्या करता है, प्लानिंग स्टेज के अंदर ही उसको एडवाइस करेगा कहीं ना कहीं कि भाई मैं तेरा काम किस लेवल पे यूज करने वाला हूं, तेरी रिपोर्ट, काम भी और रिपोर्ट भी, दो वर्ड लिखे, वर्क एंड रिपोर्ट, कैसे यूज करने वाला हूं। एंड साथ में क्या करेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाएगा, कौन से स्टेज पे, प्लानिंग स्टेज के ऊपर। ठीक है। फिर वो प्लानिंग स्टेज पे क्या करता है, प्लानिंग स्टेज पे उसको कुछ मैटर्स बताता है, जिसको वो कहता है तेरे को क्या करना पड़ेगा, इन मैटर्स को तेरे को कहीं से भी क्या नहीं करना, मिस नहीं करना है। कौन से मैटर, जिस मैटर्स के अंदर स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए, मतलब कुछ आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स वाले। दूसरा, क्या एक प्रोसीजर उसे बताता है कि तेरे को कैसे आइडेंटिफाई करनी है, क्या, इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन। सर आपने इस बार तो सही बोल दिया, अरे मेरे को आता था, मैं तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन जो भी हो रही मतलब रिलेटेड पार्टी वाली, उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर देख लेना। और तीसरे नंबर पे, इतना लेट मत हो जाना, मतलब टाइमली कंप्लीट करके मुझे अपनी रिपोर्ट भी और अपना वर्क भी और अपनी रिटर्न भी भेज देना। ठीक है सर। और फिर एडवाइस क्या करता है उसको कि भाई देख ऐसा है, तू कुछ भी करे, ऑडिट वैसा करना जैसा ऐसे बोलते हैं, जो काउंटिंग का एएफआरएफ बोलता है और जो लॉ बोलती है, इसको कहीं से भी क्या मत करना, ऊपर नीचे मत करना, क्वालिटी इफेक्ट हो जाएगी मेरे ऑडिट की। यस और नो? यस सर। यहां पे हमारा खत्म हो जाता है सर।
अब उसके बाद क्या आता है कि प्रिंसिपल ऑडिटर डिस्कस करता है अदर ऑडिटर से अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई। अब वो उसे कहता है कि भाई देख ऐसा है, जो मैंने तेरे को प्रोसीजर बताए थे इतने से तेरा ऑडिट तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तू मेरे वाले प्रोसीजर के अलावा कुछ और लगाएगा नहीं। जहां तेरे को जो प्रोसीजर लगे, तेरे को भी पूरा का पूरा स्टैंडर्ड्स आते हैं। जो तेरे को 500 की हेल्प लेनी हो, जो तेरे को 330 315 लगाना हो, जैसे तेरे को लगाना हो वो सब कुछ करना। और वो उसे क्या करता है, अगर उसने कोई प्रोसीजर वगैरह लगाया है तो उसे क्या करता है, डिस्कस करता है। ठीक है ना? क्या करता है, डिस्कस करता है विद द अदर ऑडिटर अबाउट द प्रोसीजर जो भी उसने अप्लाई करें, और रिव्यू कर लेगा रिटर्न समरी ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर। अगर तूने कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर इसके अलावा किया था, ये तो मैंने बता दिया तेरे को कैसे करना है, लेकिन अगर तूने इसके अलावा कोई प्रोसीजर किया है ना, तो वो भी मुझे जानना है कि तूने कैसे लगाया। मतलब मुझे एक रिटर्न समरी चाहिए होगी तेरे से कि तेरे अदर ऑडिट प्रोसीजर की और उससे निकली हुई फाइंडिंग्स की। मतलब तूने बोला कि सर मेरे को तो कहीं ना कहीं जब मैं उस कंपनी में ऑडिट करने गया, ब्रांच को ऑडिट करने गया, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसे एरियाज दिखे, मान लो सब्सिक्वेंट इवेंट दिख गया, या कहीं ना कहीं उस ब्रांच के अंदर तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव लॉसेज वगैरह दिख रहे थे, तो मेरे को और एक्स्ट्रा प्रोसीजर भी मैंने परफॉर्म करे हैं। तो वो जो सब्सिक्वेंट इवेंट वाले तूने प्रोसीजर लगाए, वो जो गोइंग कंसर्न वाले तूने लगाए, अगर ऐसा कुछ तूने करा है तो ला मुझे वो रिव्यू करवा दे कि तूने सही करे या नहीं करे। और दूसरे नंबर पे मुझे तेरी फाइंडिंग्स को भी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो वो उसे क्या करता है, डिस्कस करता है और ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और चेकलिस्ट। जब वो उसे बताता है कि किस एरिया में तूने प्रोसीजर लगाए हैं, तो ऑडिटर जो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है वो क्या बना के देता है, एक क्वेश्चन चेकलिस्ट बना के दे देगा। जो उसे जानना है कि तूने बेसिक बेसिक चीजें जो हमने प्रोसीजर में पढ़ी थी, याद है, इन टेनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेक करना 560 में पढ़ा था, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिव्यू किया या नहीं किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चनर बना के दे देगा और उसे पूछ लेगा तूने ये सब किया या नहीं किया। अगर वो बेसिक पैरामीटर्स को हाँ बोल देता है तो मान लेता है कि इसने जो प्रोसीजर लगाए हैं वो सही लगाए हैं, और अगर उसने कुछ मिस किया तो उसे बता देगा कि तूने ये मिस किया, इसको इस तरीके से तेरे को चेक करना चाहिए था। यस और नो? यस सर। ये वाला पॉइंट के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरीके से ऑडिटर क्या करता है, डिस्कस करता है, समरी लेता है। तो उसमें याद रखना किस बारे में, क्वेश्चन या चेकलिस्ट वगैरह भेजता है, और उसके बेसिस पे तो क्या वो क्वेश्चन या चेकलिस्ट भेज के अगर ऑडिटर चाहे सामने वाले से उसकी करे हुए ऑडिट प्रोसीजर्स को ले सकता है? यस। उसमें क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन क्या था कि अंदर ऑडिट प्रोसीजर का वर्किंग मांगी उसे कि ऑडिट प्रोसीजर की वर्किंग दे दे अपनी, और उसने बोला मैं तो ऑब्लाइज ही नहीं हूं तेरे को ऑडिट प्रोसीजर की वर्किंग देने के लिए। ऐसा नहीं है, ऑडिट प्रोसीजर की वर्किंग देने के लिए आप ऑब्लाइज हो। कौन? ब्रांच ऑडिटर किसको? प्रिंसिपल ऑडिटर को। अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स आप नहीं देते हो, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर की क्या वर्किंग है, क्या प्रोसीजर आपने लगाया, कोई मिस तो नहीं किया, ये चेक करने का क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर को पूरा पूरा राइट है। वो किसकी फॉर्म में लेता है उसे? क्वेश्चनियर और चेकलिस्ट की फॉर्म में। यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आया, इसको मैंने आपको करा दिया यहाँ पे। इफ रिक्वायर्ड, अगर उसके बाद में उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, वहां पे तो सब्सिक्वेंट इवेंट भी निकला है, वहां पे तो गोइंग कंसर्न पे डाउट भी निकला है, और वो चाहता है तो विजिट करना चाहता है, तो विजिट करने का राइट तुमने ऊपर ही पढ़ लिया था। तो सर सिंपल सी बात है, क्या अगर तो उसने वही वाले ऑडिट प्रोसीजर लगाए जो ऊपर वाली बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उसके अलावा वो कोई लगाता है तो उसे डिस्कस करता है और उसे बोलता है कि अगर तूने लगाए हैं तो मुझे क्या करेगा, मुझे तो भेज देना अपनी फाइंडिंग्स, समरी बना के अपनी फाइंडिंग्स को भेज देना, और अपने ऑडिट प्रोसीजर को भी भेज देना। मतलब समरी में वो अपने ऑडिट प्रोसीजर भी लिखेगा कौन से अप्लाई करे हैं, और उसके दौरान जो फाइंडिंग्स निकल के आई हैं वो भी बताएगा उसको। और अगर उसको लगता है तो उसे विजिट भी कर सकता है वो। और किस तरीके से पूछता है वो उससे, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और चेकलिस्ट। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये वाला टॉपिक हो जाता है पूरा वाला खत्म। उसके बाद एक टॉपिक जो हम हमेशा पढ़ते थे, जैसे ही बात आती है कि प्रोसीजर कौन से अप्लाई करने हैं, उससे पहले कुछ ऐसे मैटर्स का जानना जरूरी होता है जो अफेक्ट कर सकता है किसको, उसके नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिटर ने जो उसको प्रोसीजर्स बताने थे, उससे पहले उसको ये देखना जरूरी है कि उसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कितना होना चाहिए उस प्रोसीजर्स का। वो कैसे? अब वो अदर ऑडिटर के लिए बना रहा है प्रोसीजर, तो कहीं ना कहीं अदर ऑडिटर उसको सही तरीके से लगाएगा या नहीं लगाएगा, किस लेवल पे लगाएगा, वो कैसे पता चलेगा उसको? पहले नंबर पे सर्कमस्टांसिस ऑफ द एंगेजमेंट। जिस तरीके से हमारी एंगेजमेंट हुई होगी उस एंटिटी के साथ, उस अदर ऑडिटर के साथ, उस ब्रांच वाले ऑडिटर के साथ, उसके जो सर्कमस्टांसिस होंगे उस बेसिस पे डिसाइड करेगा मुझे कितना नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर ड्रॉ करने हैं। मतलब प्लानिंग वो उस हिसाब से करता है जिस हिसाब से सर्कमस्टांसिस नजर आते हैं। मतलब अगर नेचर में कुछ होगा तो नेचर के हिसाब से ज्यादा करेगा, जहां उसे लगता है टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा चाहिए वैसे एडवाइस करेगा, जहां लगता है कम चाहिए वहां कम एडवाइस करेगा। तो सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे वो क्या करता है, अपना नेचर, टाइम एक्सटेंट डिसाइड करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके लिए बना है क्वेश्चन, क्या? नॉलेज ऑफ द कंपिटेंस ऑफ द अदर ऑडिटर। कभी कभी आपको उसके नॉलेज ऑफ द कंपिटेंस के ऊपर भी डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट क्या रखना है। अगर आपको लगता है ये बंदा बहुत नॉलेजेबल है, और वो कैसे पता चलता है, जब आप रिव्यू करते हो उसका प्रीवियस वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर। जब यूजुअली आप प्रीवियस वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर को देखते हो, आपको पता चलता है ये ऑडिटर बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे क्या करता है, बहुत सही तरीके से टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स वगैरह चेक करता है, अच्छे लेवल पे स्टैंडर्ड्स लगाता है, प्रॉपर तरीके से चेक करता है, प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना के रखता है, हर सवाल को सही तरीके से पूछता है, कहीं ना कहीं हर चीज वैसे करता है जैसे एक ऑडिटर को करनी चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, एथिकल रिक्वायरमेंट को प्रॉपर फॉलो करता है। उस हिसाब से आपका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर भी क्या होगा, वैसे बन जाएगा। आपको लगेगा कि ये अच्छा खुद ही चेक करता है, मुझे ज्यादा इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, तो ज्यादा एक्सटेंट आप नहीं रखोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। तो दो पॉइंट हो गए कि किस मैटर्स के ऊपर डिसाइड होता है नेचर, टाइम एक्सटेंट। पहला सर्कमस्टांसिस ऑफ द एंगेजमेंट के ऊपर, दूसरा कंपिटेंस ऑफ द अदर ऑडिटर के ऊपर। और उसे कैसे पता चलता है वो अच्छे या नहीं है, आप उसका प्रीवियस वर्क को क्या करते हो, रिव्यू कर लेते हो। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है हमारा ब्रांच ऑडिट प्लस एसए 600। ब्रांच ऑडिट का वो छोटा सा पार्ट, और साथ में हमने एसए 600 को भी निपटा दिया। यही आपकी बुक्स के अंदर है। क्या क्लियर है?
सर आपने बताया और क्लियर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? बात तो सही है तुम्हारी। तो इसलिए हमने ये वाली चीज़ क्या कर दी है यहाँ पे खत्म कर दी है। ये हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ऑल सेट चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कहीं न कहीं और वो होगा हमारा एसए 299 सी या बाय बाय।